नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा एवं अंतिम दिन। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री अहमदाबाद सिविल अस्पताल के किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र के नए भवन का करेंगे लोकार्पण। 408 करोड़ रुपए की लागत से बने 850 बेड की सुविधा वाले इस ट्रांसप्लांट सेंटर में 22 ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक लैब और हर प्रकार की ट्रांसप्लांट की सुविधा है। प्रधानमंत्री यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के लिए नई एवं बेहतर सुविधाओं और एक नए छात्रावास भवन का भी करेंगे लोकार्पण। 10 मंजिला इस हॉस्टल भवन में 2 बेसमेंट और 176 रूम के अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी और म्यूजियम भी हैं। प्रधानमंत्री मेडिसिटी में ही 140 करोड़ रुपए की लागत से बनी 300 बिस्तरों वाले गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब मरीजों के परिजनों को आवास सुविधा प्रदान करने वाले 39 करोड़ रुपए की लागत से 850 लोगों के रहने के लिए आश्रय गृह की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम महाकाल की नगरी उज्जैन का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। महाकाल लोक के उद्घाटन के दिन आज पूरे राज्य में दीपावली जैसे दीपोत्सव का होगा आयोजन। महाकाल लोक को लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज पहले चरण का करेंगे लोकार्पण। महाकाल लोक में तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसकी दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता से श्रद्धालु हो पाएंगे परिचित। महाकाल पथ के किनारे भगवान शिव के जीवन को दर्शाने वाली कई धार्मिक मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। 2.5 हेक्टेयर में फैला प्लाजा क्षेत्र कमल के तालाब से घिरा हुआ है और इसमें फव्वारे के साथ भगवान शिव की मूर्ति भी स्थापित है। नवनिर्मित महाकाल लोक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस कैमरों की मदद से पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। महाकाल लोक के पूरे होने से तीर्थयात्रियों की संख्या हो जाएगी 2 गुनी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा। महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा जाएंगे, जहां वे समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गृह मंत्री का एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज दोपहर करीब 3 बजे सैफई में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य रहेंगे मौजूद। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर इटावा जिले के सैफई में उनके पैतृक घर में रखा गया है। अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वहीं वित्त मंत्री आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठकों में होंगी शामिल। अमेरिका में निर्मला सीतारमण जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी और ईरान सहित कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री परस्पर हितों पर चर्चा करने के लिए अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास से भी मुलाकात करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज हुबली रेलवे स्टेशन पर हुबली दिल्ली ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में महिला बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का करेगा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ आज पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगी सुनवाई।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर आज उच्चतम न्यायालय करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा जमानत याचिका को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिले ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग वाली 5 महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका पर फैसला सुनाएगी। वहीं हिंदू पक्ष ने इसके शिवलिंग होने का दावा किया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम आज से 15 अक्टूबर तक हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में श्री वेंकटेश्वर वैभवोत्सव का आयोजन करेगा। श्री वेंकटेश्वर वैभवोत्सव में भक्तों को तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के लिए आयोजित दैनिक पूजा अनुष्ठान और समारोह देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ी। राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में किया था गिरफ्तार। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को बाला साहेब बाची शिवसेना नाम आवंटित किया है। आयोग ने शिंदे गुट द्वारा चयनित पार्टी के चुनाव चिन्ह को खारिज करते हुए आज सुबह 10 बजे तक 3 प्रतीकों की एक नई सूची प्रस्तुत करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम आवंटित किया है। वहीं आयोग ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव में पार्टी को जलती हुई टॉर्च चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया है। उत्तराखंड में पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट कल सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अंतिम दिन करीब 1500 श्रद्धालुओं ने अंतिम अरदास की। इस वर्ष 2,47,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। इस बीच हिमालय क्षेत्र में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल लक्ष्मण मंदिर लोकपाल को भी बंद कर दिया गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की प्रमुख माधवी पुरी बुश ने निवेशकों को सावधान रहने और निवेश करने से पहले पर्याप्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों के तीसरे सम्मेलन के उद्घाटन में कहा, लेखा परीक्षा की संचालन व्यवस्था तथा दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों में पारदर्शिता से नागरिक मुख्य लाभार्थी रहे। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। जो काल के कपाल पर है, जो भाग्य के भाल पर है, जो है आदि योगी ईश्वर, जय हो कालजयी महाकालेश्वर। करोड़ों भक्तों का अटल विश्वास, सदियों की आस्था, परमानंद का आभास। ये है श्रद्धा का स्वर्णिम काल, दिव्य भव्य महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल एक, दक्षिण मुखी शिव का रूप विशाल। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 47 हेक्टेयर के परिसर में नवनिर्मित श्री महाकाल लोक दर्शन हेतु तैयार है। शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सायं 6 बजे लोकार्पण करेंगे श्री महाकाल लोक का। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, तब महाकाल बाबा। आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव के हम साक्षी बने। जय महाकाल। ये विशाल है ना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
वित्त मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करने के लिए बैठक की। इस अभियान का मकसद अन्य बातों के अलावा बैंक खातों के मामले में परिपूर्णता के स्तर पर पहुंचना और किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाना है। अडानी समूह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित मुंबई हवाई अड्डे ने अपना 100% परिचालन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों से करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की हैदराबाद पीठ ने जीवीके पावर लिमिटेड के खिलाफ ऋण शोधन कार्रवाई को लेकर एक्सिस बैंक की याचिका स्वीकार कर ली है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के लिए व्यय प्रस्ताव मांगे। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक बढ़कर लगभग 13 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ और अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग के कारण देश में उपग्रह विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों को शामिल करने से इस क्षेत्र में वैश्विक स्टार्टअप को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में 9.6 अरब डॉलर थी और इसके 2025 तक 12.8 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज में नोबेल समिति ने बेन एस बार्नके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबोविक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। नोबेल समिति ने कहा है कि इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि उसने केंद्र और दिल्ली सरकार से दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को मध्यस्थता मामले में शेष राशि का भुगतान करने के लिए धन देने को कहा है। और यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करना चाहती है। इसके बदले में आपको हमसे क्या चाहिए? इस ट्रेड की मोनोपोली हमारी हो। लाखों विदेशी यहाँ आए और आस्तीन का सांप बनकर हमें ही डस दिया। सर्वप्रथम पुर्तगाली, उसके बाद डच और अब तुम लोग। We need exclusive rights. तुमने क्या सोचा कि हम नशे में हो, तुम हमारा फायदा उठा लोगे? जहांगीर पर इस तख्त का नशा चढ़ा हो, उस पर ये अंग्रेजी नशा क्या खाक चढ़ेगा? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्योग संगठन इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से राजमणि कृष्णमूर्ति को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सितंबर तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने 8% से अधिक का लाभ अर्जित किया है। इसके साथ ही इसका राजस्व 18% बढ़कर 55,309 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहा है कि मून लाइटिंग एक नैतिक मुद्दा है और ये कंपनी के मूल मूल्यों के खिलाफ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत प्लैटिनम जैस्मिन द्वारा इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की इक्विटी शेयर धारिका
का अधिग्रहण करने को मंजूरी दी है। विकास आयुक्त के कार्यालय ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह हस्तशिल्प कारीगरों को पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग मंच प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्रबंधन के तहत आने वाली कुल संपत्ति इस साल सितंबर में सालाना आधार पर बढ़कर 39.88 लाख करोड़ रुपए हो गई है। नियमित निवेश योजना में निवेश बढ़ने से इसमें वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस निवेशक गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख निवेशक, विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूत और महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। सरकार ने सस्ते और सभी के सुलभ अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स यानी मानस लॉन्च किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में आंशिक रूप से कब्जे वाले 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया को जोड़ने के मॉस्को के कदम की निंदा करने के लिए गुप्त मतदान के रूस के आह्वान को खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 107 मतों से निर्णय लिया है कि वो रूस के इस कदम की निंदा करने वाले मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट का आयोजन करेगा। राजनयिकों ने कहा है कि प्रस्ताव पर बुधवार को मतदान होने की संभावना है। वहीं सोमवार को केवल 13 देशों ने मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट का विरोध किया, जबकि 39 अन्य देशों ने मतदान से दूरी बनाई। रूस ने तर्क दिया था कि एक गुप्त मतदान की आवश्यकता थी क्योंकि सार्वजनिक रूप से स्थिति व्यक्त करने से बहुत मुश्किल हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को जब फैसला किया कि वो मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट कराएगी, तो रूस ने तुरंत इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए निकाय को मनाने की कोशिश की, लेकिन ये विफल रहा। यूक्रेन के शहरों में रूसी मिसाइलें के हमलों में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने के बाद रूस को एक आतंकवादी राष्ट्र नामित करने और रूसी राजनयिकों के निष्कासन का आह्वान करने के लिए सैकड़ों लोगों ने सोमवार को पोलैंड के वॉर्सो में रूसी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यूक्रेनी झंडों को अपने ऊपर लपेटे हुए प्रदर्शनकारियों ने विरोध के नारे लगाए। पोलैंड कीव के कट्टर समर्थकों में से एक है, जहां रूसी आक्रमण का तीव्र विरोध हो रहा है। यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद से लाखों शरणार्थी पोलैंड में पनाह ले चुके हैं। वहीं यूक्रेन में अपनी कार्रवाई को रूस ने एक विशेष अभियान करार दिया है और कहा है कि उनका मकसद क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं, बल्कि अपने दक्षिणी पड़ोसी की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना है। यूक्रेन की राजधानी में कुछ महीने अपेक्षाकृत शांति रहने के बाद कई जगह पर विस्फोट हुए। कीव के मेयर विताली क्लित्चको ने कहा है कि राजधानी में मेट्रो सेवाओं को जनता को आश्रय प्रदान करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। कीव के मेयर विटाली के अनुसार कीव में सभी स्टेशन आश्रय के रूप में जनता के लिए खुले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यदि कीव रूसी क्षेत्र पर आतंकवादी हमले करने का प्रयास जारी रखता है तो रूस सख्त कार्रवाई करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी मिसाइलों द्वारा नष्ट कीव में सेवाओं को बहाल करने की बात कही है। वहीं रात के संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि बहाली का काम चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी हमले जानबूझकर लोगों को मारने और यूक्रेन के पावर ग्रिड को खत्म करने के लिए किए गए थे। रूस यूक्रेन संघर्ष में चल रहे परमाणु खतरों के बीच अमेरिका ने कहा है कि इसका कोई संकेत नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन ने कहा है कि अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हथियारों से संबंधित धमकियों को गंभीरता से लेगा। यूक्रेनी सरकार ने नागरिकों से शाम में बिजली के उपयोग को कम करने के लिए कहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिलो ने एक वीडियो में कहा है कि रूसी मिसाइलों ने पूरे यूक्रेन में बिजली ग्रिड को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए लोगों से कम बिजली के उपयोग की अपील की जाती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख ने एक क्षतिग्रस्त खंभे के सामने खड़े होकर जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि वो एक रूसी मिसाइल से टूटा है। किरिलो ने कहा है कि कई हमलों ने ग्रिड के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। उष्णकटिबंधीय तूफान जूलिया से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि अल सल्वाडोर और होंडुरास में अधिक मौतें हुई हैं। कमजोर पड़ते तूफान के कारण मध्य अमेरिका और दक्षिणी मैक्सिको में भी भारी वर्षा हुई है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। रविवार को रांची में दूसरे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। लखनऊ में पहले एक दिवसीय मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली में हो रही बारिश के बावजूद डीडीसीए को भरोसा है कि मैच हो पाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार को दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली पुलिस इस मैच को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में किया जाएगा। पहले मुकाबले में मंगलवार को भारत का सामना अमेरिका से होगा। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। पदक तालिका में सर्विसेज सबसे ज्यादा पदक लेकर पहले स्थान पर बने हुए हैं। वहीं आज फुटबॉल, हॉकी, जूडो और योगासन जैसी स्पर्धाओं में एथलीट पदक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आएंगे। साथ ही मलखंब और बॉक्सिंग समेत कई अन्य स्पर्धाओं में भी खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में किया जाएगा। पहले मुकाबले में मंगलवार को भारत का सामना अमेरिका से होगा। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के कयाक इवेंट में मध्य प्रदेश की शिखा चौहान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शिखा ने परफेक्ट एस्किमो रोल के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। महिला फुटबॉल में तमिलनाडु ने कांस्य पदक प्राप्त किया। तमिलनाडु ने आसान मुकाबले में असम को 5-1 से शिकस्त दी। तमिलनाडु ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 3 गोल किए। पुरुषों की हॉकी में उत्तर प्रदेश ने फाइनल में जगह बना ली है। उत्तर प्रदेश ने सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को 3-2 से मात दी। राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के महिला वर्ग में असम की जमुना बोरो ने 54-57 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई और जमुना बोरो ने सपना शर्मा को हराया। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में पहली बार वनडे सीरीज जीती थी। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एवर्टन के खिलाफ मैच में क्लब लेवल का अपने करियर का 700वां गोल दागा। इसके साथ ही रोनाल्डो क्लब लेवल पर 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बाजी राउत वो स्वतंत्रता सेनानी जो मात्र 12 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते हो गया शहीद, और वो शहीद हो गए थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम आज इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों की लिस्ट में लिया जाता है। अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार अभिनय और एक एंग्री यंग मैन वाली इमेज से लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई है। आज बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को 80वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमिताभ बच्चन जी को 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो भारत की सबसे मशहूर फिल्मी हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने पीढ़ियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध और मनोरंजन उनका किया है। वो लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। फिल्म निर्माता करण जौहर ने ट्विटर को अलविदा कह दिया है क्योंकि वो और अधिक समय सकारात्मक ऊर्जा में बिताना चाहते हैं। लास्ट फिल्म शो के निर्माता ने इस बात का जश्न मनाने के लिए चुना गया है कि फिल्म 95 ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। संयुक्त अरब अमीरात ने जानी मानी अभिनेत्री, निर्माता और राजनीतिज्ञ खुशबू सुंदर को अपना प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया। मणिरत्नम की ग्रैंड एपिक पोनियन सेल्वन 1 ने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म अब वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है। सलमान खान और चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा ने तमिल स्टार शिव कार्तिकेयन की पहली तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म प्रिंस का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। अभिनेता आर्य की मुख्य भूमिका वाली निर्देशक मुथैया की नई फिल्म की शूटिंग शहर में पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हो गई। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।